देखिए, आज आपको मोटिवेशन के साथ-साथ थोड़ा-सा मैं हँसाऊँगा भी। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, विद्या ददाति सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी ददाति सुंदर बीवी। देखिए, आजकल है क्या चीज़, मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि इस समय हर लड़की के पिता को एक सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए। तो इसीलिए हर लड़का सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो मुझे सुंदर बीवी मिलेगी। तो कुछ मैटर ऐसा भी है, कई सारे मीम्स आपने जो है फेसबुक वगैरह पे देखे भी होंगे कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जो दिखने में उतने हैंडसम नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी की होने के वजह से उनको बहुत ही अच्छी बीवी मिल जाती है। तो कई सारे लोग उस पे कमेंटबाजी करते हैं, भाई देखो उसने मेहनत किया है तो उसको वो सफलता मिली है, ठीक है? तो आप भी मेहनत करो और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। तो आप भी मेहनत कीजिए और सरकारी नौकरी पाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, ठीक है? तो आइए आज सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, आज है 11 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और एक गिफ्ट आपको मैं दे रहा हूँ। 2020 का जितना भी मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ताबड़तोड़ एग्जाम होने वाले हैं, समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये मत्स्य किसान क्या होते हैं। देखिए, मत्स्य किसान का मतलब हो गया मछुआरा, ठीक है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। और ये दिन जो है वैज्ञानिकों डॉक्टर के एच अली कुन्ही और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कारकों की प्रेरित प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया था। और आपको बता दूं 2021 में जो है 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा डेट को कि 10 जुलाई को हम राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। देखिए, अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कुल 499 करोड़ रुपए के कुल हथियार खरीद के लिए जो है एक समझौता किया है। ये हथियार कौन सा होगा? देखिए, ये जो टोटल अमाउंट है 499 करोड़ रुपए का, इस पैसे से जो है आकाश मिसाइल खरीदी जाएगी भारतीय वायुसेना के लिए। तो आइए न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इसने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। देखिए, आकाश मिसाइल के बारे में आपको जो भी फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आकाश मिसाइल है ये एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह है। देखिए, मोबाइल का मतलब जो चलायमान सतह होगी, जैसे कि मान लीजिए हम फाइटर जेट में जो है इसको लोड कर लिए और वहाँ से कहीं से भी इसको दाग दाग सकते हैं और अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। तो आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। आपको बता दूं, जो आकाश मिसाइल है इसको डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो है विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए इसको जो है निर्मित किया गया है। और देखिए, ये मिसाइल दिखता कैसा है। देखिए, जो आपका आकाश मिसाइल है कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसको बनाया किसने है? डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए, डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, डीआरडीओ की स्थापना का वर्ष ही एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। तीसरा प्रश्न है कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 को किसने जीता है। देखिए, हर साल इस प्रतियोगिता का जब आयोजन होता है तो उसका जो विनर होता है उसका नाम एग्जाम में 100% हो जाता है सभी परीक्षाओं में। तो अभी एक नाम याद कर लीजिए, ये नाम आपका है जैला एवान गार्डे का। जैला एवान गार्डे जो है ये विनर बनी है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 की। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं, इनका नाम मैं आपको मतलब ये देश का नाम बता देता हूँ आपको। देखिए, एक देश है लुइजियाना, ठीक है, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। तो लुइजियाना देश के न्यू आर्लियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जैला एवान गार्डे जो हैं
इन्होंने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है और ये भी वर्तमान में 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इनकी उम्र केवल 14 साल है वर्तमान में। और आपको बता दूं ये जो है एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं और 93 वर्षों के इतिहास में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं। ठीक है, मतलब 93 वर्षों में अब तक किसी भी अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी ने इस पुरस्कार को नहीं जीता था। और जो आपकी एवान कार्टे हैं इन्होंने 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीता है इस प्रतियोगिता को जीतकर। और इसके लिए जो है इन्होंने मुर्राया, देखिए ये स्पेलिंग आपकी है MURRAYA, तो इसकी सही वर्तनी की जो कि उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है जिसमें पिन्नेट के पत्ते और फूल होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। इनको कितना पुरस्कार राशि मिला है, किस लिए मिला है और ये किस देश से हैं। और आपको बता दूं इनका नाम जरूर रखिएगा, जेला एवान कार्डे। प्रश्न तो मोस्टली जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ये मिलेगा कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता, इसको जीता है जेला एवान कार्डे ने। बाकी कभी कभी स्पेशल फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और चौथा प्रश्न हमारा है कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है। देखिए जो पुस्तक है करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल यानी कि करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, ठीक है, तो इस पुस्तक को खुद करीना कपूर ने लिखा है। करीना कपूर ने इस पुस्तक को अपने तीसरा बच्चा भी कहा है, मतलब एक बच्चा तो इनका बेटा है तैमूर और एक पेट में इनके है अभी। और जो ये पुस्तक लिखी है, कहा है कि ये पुस्तक जो है ये मेरा तीसरा बच्चा है, ठीक है। और इस किताब में इनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए इन्होंने इसमें लिखा है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वुमेंस में और उसी चीज़ को इसको डिस्क्राइब किया शायद इसमें इन्होंने। खैर इतना ज़्यादा नहीं आपको जानना है, बस इतना जान लीजिए कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर ने लिखा है। पांचवा, ये हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपका है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आपका है, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मनु साहनी को हटा दिया गया है, यानी कि अब इस पद पर नहीं रहे। और इनके जगह पे एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जियोब एलार्डिस, इनको जो है कार्यवाहक सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। देखिए कुछ विवाद चल रहे थे मनु साहनी को लेकर, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु साहनी को उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से जो है तत्काल प्रभाव से उनके सेवाओं को समाप्त कर दिया, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया। और देखिए आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा हैं। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। देखिए ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कम एक प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो फेडरल बैंक है आपका, इसके नए एमडी और सीईओ, नए क्या मतलब रिन्यू किया गया इनको, तो श्याम श्रीनिवास को अभी हाल ही में जो है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए 3 साल के लिए इनका कार्यकाल का विस्तार किया गया है और इनका जो पुनर्नियुक्ति है ये 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक, यानी कि टोटल 3 सालों तक प्रभावी रहेगा। और आपको बता दूं ये 2010 से ही इस पद पर बने हुए हैं, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर। और जो फेडरल बैंक है, देखिए नाम से तो लग रहा है कि ये विदेशी होगा, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, केरल के अलुवा में। देखिए जिन भी बैंकों का मुख्यालय मुंबई के इतर है वो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फेडरल बैंक भी उनमें से एक है। और आप अगर पिछले 10 सालों का पेपर उठा के देखेंगे किसी भी परीक्षा का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 1-2 बार 3 बार 4 बार जो भी है, तो इस बैंक के बारे में मिल जाएगा आपको प्रश्न। तो फेडरल बैंक याद रखेगा, इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में है। संस्थापक इसके थे केपी हॉर्मिस और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी, यानी कि बहुत पुराना बैंक है ये। सातवां की हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। देखिए अभी तक मणिपुर में यात्री ट्रेन नहीं चलाई गई थी, ठीक है। तो यात्री ट्रेन मतलब क्या होगा कि जिसमें यात्रीगण यात्रा करते हैं।
यानी कि पैसेंजर ट्रेन भी आप बोल सकते हैं उसको। तो पहली यात्री ट्रेन कहाँ पे चलाई गई है? मणिपुर राज्य में चलाई गई है अभी हाल ही में। देखिए हाल ही में असम का जो सिलचर है, तो असम के सिलचर प्लेस से एक यात्री ट्रेन जो कि राजधानी एक्सप्रेस थी, इसका ट्रायल किया गया मणिपुर के वेंगाईचुन पाओ रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, वेंगाईचुन पाओ रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए भारत में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे मतलब एक तरीके से कहा जाए थोड़ा बहुत चाइनीज़ कल्चर, नेपलिस कल्चर आपको दिखेगा, जो कि आपके ये प्लेसेस कहाँ पड़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि इंडिया का मैप अगर आप ऐसे आपका ये इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया। इधर वाले नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं ये नेपाल और भूटान से सटे हैं, कुछ पार्ट चीन से भी सटा है। तो देखिए कहा जाता है कि अगर किसी भी डब्बे में आप मट्टी का तेल रख दीजिए, यानी कि पेट्रोल या मिट्टी का तेल हो, बाद में जब उस डब्बे को आप खाली करेंगे तो उसकी खुशबू जरूर उसमें से रह जाएगी, चाहे कितना भी आप उसको साफ कर लीजिए। तो कहने मतलब यहाँ भी वही है कि अगर हमारे पड़ोसी मतलब पड़ोसी हमारा जो भी है, देखिए अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपका पड़ोसी किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करता है तो धीरे धीरे आप पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव इसीलिए यहाँ भी है। तो पहाड़ी इलाका इसलिए यहाँ पे शायद अभी तक ट्रेन नहीं चली थी पैसेंजर वाली, लेकिन अब एक अभी हाल ही में राजधानी एक्सप्रेस का ट्रायल किया गया है असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के वेंगाई चुन पावर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जो प्लेस मैंने बताया है मणिपुर का वेंगाई चुन पावर रेलवे स्टेशन, इसको जरूर याद रखना आपको, ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और देखिए इसी के साथ मणिपुर राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे में जगह मिल गई है, यानी कि जो रेल का मैप होता है इंडियन रेलवे का, उसमें जो है इसको जगह मिल गई मणिपुर को कि यहाँ भी भैया ट्रेनें चलेंगी अब। और रिपोर्ट के अनुसार देखिए टोटल 2 ट्रेनें जो है भेजी गई थी। 2 ट्रेनें जो है पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच में 11 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रायल के दौरान दोनों ने तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। मतलब पहले क्या होता है, पैसेंजर को नहीं बैठाया जाता है। देखिए कभी भी किसी ट्रेन का ट्रायल होता है तो पहले उस ट्रेन में जो है, देखिए एक डब्बे में जितने सवारियां बैठ सकती हैं, जितने किलोग्राम की, मान लीजिए एक आदमी एवरेज जो है 60 से 70 किलो का होता है, तो उतने जो है बालू की बोरियां वगैरह रख के जो है ट्रेन का ट्रायल किया जाता है कि भाई पटरी दुरुस्त है कि नहीं। तो ऐसे ट्रायल होता है ट्रेनों का। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? देखिए केम्पेगौड़ा एक बहुत बड़ा नाम है। केम्पेगौड़ा कौन थे, मैं आपको अगले लाइन में बताऊंगा। अभी याद रखिए कि कर्नाटका राज्य जो आपका है, ठीक है, तो कर्नाटका राज्य में भी हाल ही में पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जो आपके हैं BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं जो कर्नाटक राज्य है तो वहाँ की जो सरकार है इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर और चिकबल्लापुरा और तुमकुरू जिलों में जो है स्थित कुल 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इन साइटों को लोगों को बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा या फिर नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को स्वीकार करने में मदद के लिए विकसित किया गया है। तो केम्पेगौड़ा कौन थे? ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में जो है विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? देखिए एक फिल्म आई थी कुंग फू पांडा, उसका जो हिंदी वर्जन है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। कुंग फू पांडा से आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्त स्टोरी है। उसको देखने के बाद जो लोग निराश हैं कि ज़िंदगी में हम क्या करें, उनको एक नया रास्ता मिलेगा कि हमें ज़िंदगी में कैसे किन चीज़ों का सामना करना चाहिए। तो आपका आज का एक होमवर्क है, आज एक मूवी आप देखेंगे कुंग फू पांडा, उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा हिंदी वर्जन उसका। और जिन्होंने देखी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी थी और उसमें आपने क्या सीखा था। देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, चाइना में जायंट पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर किया गया है। देखिए देखिए ये जानवर कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपको यहाँ पे जानवर दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही मूवी में जो पिक्चर मैंने बताई है कुंग फू पांडा, उसमें भी ऐसा ही जानवर आपको दिखेगा। तो उसमें कुछ स्टोरी थी, वो एक तरीके से एनिमेटेड फिल्म है। यहाँ पे जो देखिए जो ओरिजिनल ये पांडा है, ठीक है, तो ये क्या खाता है, ये बांस की जो एक तरीके से कहा जो फुनगी होती है उसको खा रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए चीन में विशालकाय पांडा को 5 सालों के लिए असुरक्षित जानवर घोषित किया गया था। मतलब इसको जो है एक तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि भैया ये असुरक्षित है। इसके लिए जो है मतलब इसको बचाने के लिए, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए चीन ने फिर प्रयास किया।
देखिए वर्तमान में चीन के इन्हीं प्रयासों से जो आपका ये विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा है, इसकी संख्या बढ़कर अब 1800 हो गई है। यानी कि इनकी संख्या लगभग ठीक ठाक हो गई है। देखिए ये जो आपका भालू है यानी कि जायंट पांडा है यानी कि पांडा भालू है, ठीक है। ये दक्षिणी मध्य चीन का मूल निवासी है, यानी कि ये दक्षिणी मध्य चीन में पाया जाता है। और इसे लाल पांडा से अलग करने के लिए विशालकाय पांडा नाम दिया गया है। एक आपका लाल पांडा यानी कि रेड पांडा भी है, तो रेड पांडा दूसरा है, और ये जो आपका विशालकाय पांडा है यानी कि जायंट पांडा है, ये दूसरा है। और मैंने इसकी फोटो आपको दिखाई है। देखिए जो आपका ये जो जायंट पांडा है, ये जानवर बांस के अंकुर, देखिए आपने अगर आप गांव से होंगे तो आपने देखा होगा बांस में जो है जो फुनगी होती है, नए नए अंकुर निकलते हैं जिनसे बांस का पेड़ तैयार होता है, ठीक है। तो ये उसी बांस के अंकुर और पत्ते को खाकर अपना जीवन यापन करता है। और 99% ये वही बांस के अंकुर को, ये देखिए यहाँ पे मैं वो फोटो में भी दिखा दूँ। देखिए ये बांस का अंकुर है, ये इन्हीं को खा रहा है और इन्हीं को खा के ये जो है अपना जीवन यापन करता है। लेकिन ये कभी कभी रेयर केसों में जब वो कुछ मतलब नहीं मिलता है बांस का ये जो अंकुर वगैरह है, तो ये अन्य घास, जंगली कंद, यहाँ तक कि ये पक्षियों, कृंतकों के रूप में जो है मांस भी खाता है, यानी कि ये मीट का भी प्रयोग करता है जानवरों का। और ये जो है विशेष रूप से तैयार भोजन के साथ कैद में शहद, अंडे, मछली, रतालू, संतरा, केला या फिर झाड़ी के पत्ते भी खा जाता है। यानी कि ये नॉनवेज है, मतलब एक तरीके से कहा जाए सर्वाहारी है, ये वेज भी है, नॉनवेज भी है। तो ये दिखता कुछ इस प्रकार से है। ये मूवी आप जरूर देख लीजिएगा, कुंग फू पांडा। आपने अगर चाइनीज़ मूवी देखी होगी, हॉलीवुड वाली जो भी है, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में जो है दिखाते हैं बांस के जंगल, ठीक है। देखिए बांस तो वैसे एक पेड़ के रूप में उसकी संज्ञा नहीं दी जाती है, बांस को एक हर्ब यानी कि घास की संज्ञा दी जाती है। और ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है कि बांस क्या है, ठीक है। तो बांस क्या है? बांस एक जो है घास है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा बड़ा घास, लेकिन वो घास है तो घास है, ठीक है। कुछ एक कारण होते हैं, एक मानक होता है किसी भी जो प्लांट होता है उसको क्लासीफाई करने का, तो वो खैर बॉटनी की चीज़ें हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान की चीज़ें हैं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे अभी। इतना याद रखिएगा कि बांस क्या है, एक हर्ब यानी कि घास है। 10वां प्रश्न है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ISAT-2 नाम से जो है हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने जो है अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। थोड़ा सा आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो सैटेलाइट है ISAT-2 नाम से लग रहा है कि ये आइस यानी कि कुछ बर्फ से संबंधित है। देखिए ISAT का अर्थ है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये करता क्या है? ये बर्फ की चादर की ऊंचाई, समुद्री बर्फ की मोटाई को मापने के लिए नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का एक हिस्सा है ये। और ये भूमि स्थलाकृति यानी कि लैंड टोपोग्राफी, वनस्पति विशेषताओं और बादलों को भी नापता है। और इस मिशन को जो है, जो आपका ये सैटेलाइट वाला मिशन है, इसको नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इस मिशन को 15 सितंबर 2018 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयर फोर्स बेस से जो है लॉन्च किया गया था। इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में IIT मद्रास ने किस कंपनी के साथ मिलकर संवेदन 2021 नाम का एक हैकाथन जो है इसकी मेजबानी करने की घोषणा की है। तो देखिए IIT मद्रास जो है ये सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर जो है क्या करेगा, संवेदन 2021 नाम का एक हैकाथन जो है उसकी मेजबानी करेगा। फिर से सुनिए क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास जो है ये क्या करेगा, ये सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर नाम की एक कंपनी है उसके साथ मिलकर क्या करेगा, संवेदन 2021 नाम का एक हैकाथन जो है उसकी मेजबानी करेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि IIT मद्रास में क्या होता है, टेक्निकल पढ़ाई होती है। सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर नाम से लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये कुछ इसी फील्ड का जो है एक हैकाथन आयोजित करेंगे जो कि कुछ समाज के हित का हो। देखिए इस हैकाथन के तहत जो प्रतियोगी होंगे ये भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए इनसे कहा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मोबाइल में क्या होता है, कुछ नई चीज़ें जाननी होती है, या फिर कोई जैसे वायरस आपके मोबाइल में आ गया तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उस समस्या को। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ पे चैलेंज दिए जाएंगे। अगर आप इस प्रतियोगिता में पंजीकरण करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये पंजीकरण सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है।
यानी कि अगर आप जो है अगर बीटेक किए हुए हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, या फिर आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए इस बार संवेदन 2021 नामक इस हैकाथन में। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करने पर सहमति जताई। देखिए 2+2 वार्ता, मैंने जो पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो ये मेरे सामने टपक पड़ा था, 2+2 वार्ता मतलब क्या होता है। तो खैर मैं आपको इस समस्या में नहीं पड़ने दूंगा। देखिए जो चीज़ें मैंने झेली हैं, मेरा मतलब ये यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य ये था कि जिन चीज़ों से मैं मतलब परे रहा, जो चीज़ें मुझे किसी ने नहीं सिखाई और जिन समस्याओं से मुझे लड़ना पड़ा, वो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को दूं, ताकि उनको भटकना ना पड़े कि यार क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है। जैसे कि मैं जो ये वीडियो है ये तैयार करता हूँ बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को देखकर। ठीक है। पूरे दिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बाद सबको कलेक्ट करना, उसके बाद उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है एक वीडियो बनाने में। तो देखिए जिस जैसे मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, उसको तुरंत लाइक वाइक करके जो इसको अधिक से अधिक शेयर भी किया गया है, क्योंकि देखिए अगर कोई आपके लिए दिन रात लगा है तो आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लाइक करना मत भूला कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी छात्र इससे जुड़े चैनल से। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जुलाई में जो है ये जो 2+2 वार्ता है इसका आयोजन करने पर सहमति भारत ने किसके साथ जताई है। तो देखिए भारत ने अभी हाल ही में रूस के साथ, ठीक है, 2+2 वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई है। 2+2 वार्ता क्या है। देखिए 2+2 वार्ता में जो है जो विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं किसी भी देश के, ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर भारत मान लीजिए 2+2 वार्ता करेगा रूस के साथ, तो भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रूस के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं, ये दोनों इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने देश की समस्याओं पे विचार विमर्श करेंगे कि भैया तुम ठीक है ये हमारे लिए कर दो, हम तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे, या फिर तुम हमारे लिए परमाणु बम बना दो, हम तुम्हारे लिए जो है कुछ और मिसाइलें बना देंगे। तो ऐसे परस्पर सहयोग के लिए जो है ये समझौता होता है। तो इसीलिए विदेश मंत्री और कौन, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं 2+2 वार्ता में। देखिए भारत जो है ये जैसे अमेरिका आपका हो गया, अमेरिका के साथ बहुत पहले से ही जो है ये 2+2 वार्ता कर रहा है, और इसीलिए ये प्रश्न एग्जाम में बनता भी रहा है कि अभी हाल ही में किस प्लेस पर भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई। तो अब रूस के साथ भी 2+2 वार्ता करेगा भारत। अगला जो ये वार्ता होगा ये कहाँ पे होगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा, अभी इसकी डेट फिक्स नहीं है। और आपको बताऊं जो रूस और भारत है, ठीक है, जब रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जो है एक सामने मिले, तो उस समय दोनों ने परमाणु, अंतरिक्ष ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में जोड़ा। देखिए एक फिल्म आई थी पीके 2014 में, राजकुमार कुमार हिरानी ने जो है इसका निर्माण किया था फिल्म का। आमिर खान ने इसमें एक्टिंग की थी, अनुष्का शर्मा भी थी, और सुशांत सिंह राजपूत का एक गाना भी इसमें था। ये फिल्म काफ़ी विवादों में रही थी, जिसका नाम था पीके। ठीक है। तो पीके को जो अभी हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने जो है अपने संग्रह में जोड़ा, यानी कि इसकी कॉपी जो है अपने पास संग्रह में रखेगा। देखिए जो आपका नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो आपका हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। देखिए कौशिक बसु के बारे में थोड़ा समझानेंगे शॉर्ट में। देखिए कौशिक बसु बहुत बड़ा नाम है, ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। और इनको जो है जो आपका ये पुरस्कार है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हर्षबर्न शेफर के द्वारा प्रदान किया गया था अभी हाल ही में। इन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है कौशिक बसु ने। और जो आपके कौशिक बसु इनके बारे में जानकारी ये है कि इनको भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, ठीक है, तो इससे भी सम्मानित किया गया था इनको। देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका भारत रत्न है। ये प्रश्न भेजे में घुसा लीजिए, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये आपका है भारत रत्न। और यहाँ पे हमने क्या बात की, भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये क्या है? पद्म भूषण है। ठीक है। देखिए जो आपका हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये क्या चीज़ है, इसको हम 3 लाइन में जानेंगे।
देखिए ये प्रतिष्ठित अवार्ड जो आपका है ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित है और ये प्रत्येक वर्ष जो है 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। और जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि होती है। और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक, ठीक है, मतलब जो विनर होगा उसको 60,000 यूरो का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। साथ में जर्मनी के किसी भी संस्थान में उसको 12 महीने तक अनुसंधान यानी कि रिसर्च परियोजनाओं को पूरा करने की जो है पेशकश की जाएगी। तो ये जो है आपका है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, नाम बताइए इनका। देखिए आंसर जरूर बताया कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है पिछले दिन का वीडियो देखिए उसको रिवाइज जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है, तो वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व साथ में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, इन तीनों को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, बताइए। देखिए ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, मैंने पूरी डिटेल बताया था, तो उसको आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। चौथा कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है, बताइए। पांचवा कि भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बताइए आंसर इसका। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन देखिए सही उत्तरों की। रेगुलर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और दूसरा था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है वीरभद्र सिंह। और तीसरा था कि भारत में महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये प्लेस आपका है मुंबई और पुणे। और चौथा था कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। और पांचवा था कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो है हॉकी से संबंधित है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।